छाता शुगर मिल 2 दशक से बंद। किसान परेशान, बेरोजगार परेशान और मिल के गेट पर लगा ताला आज भी सवाल पूछ रहा है। इसी ताले को खुलवाने के लिए समाज सेवी दीपक शर्मा धरने पर बैठे और एक सवाल पूरे इलाके में गूंजा, चाबी किसके पास है? लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सवाल पूछना इतना भारी पड़ सकता है, क्योंकि धरना शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसके बाद धरना, प्रशासन और आधी रात की कथित घटना तीनों सवालों के घेरे में आ गए। और इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा रात के अंधेरे में छिपा है। आइए आपको शुरुआत से पूरी कहानी बताते हैं। दीपक शर्मा ने छाता शुगर मिल को चालू कराने की मांग को लेकर धरना शुरू किया। धरना बढ़ा तो छाता एसडीएम मौके पर पहुंचे। बातचीत हुई, समझाने का प्रयास हुआ, लेकिन बात नहीं बनी और धरना जारी रहा। अगले दिन तहसीलदार भी धरना स्थल पर पहुंचे। यहां बातचीत हुई, लेकिन दीपक शर्मा के अनुसार माहौल इतना गर्मा गया कि शांति वार्ता बहस में बदल गई। और यहीं से कहानी में आया असली ट्विस्ट। रात करीब 9 बजे दीपक शर्मा ने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने आशंका जताई कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। सोचिए, रात के 9 बजे एक व्यक्ति खुद लाइव आकर अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जता रहा है। लेकिन इसके करीब 3 घंटे बाद क्या हुआ? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। दीपक शर्मा के अनुसार रात करीब 12 बजे 20 से 25 लोग कई गाड़ियों में धरना स्थल पर पहुंचे। दीपक शर्मा ने फिर फेसबुक लाइव शुरू किया। उन्होंने सुरक्षा में मौजूद गार्डों से पूछा, ये लोग कौन हैं? लेकिन उनके अनुसार कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। और फिर कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। दीपक शर्मा भागने लगे। तभी कथित तौर पर एक आवाज सुनाई दी, पकड़ो साले को। इसके बाद कैमरे के सामने जो घटनाक्रम होने का दावा किया गया वह बेहद गंभीर है। दीपक शर्मा का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें एम्बुलेंस में डाला गया। इसके बाद उन्होंने उनके साथ बर्बरता किए जाने के बेहद गंभीर आरोप लगाए। दीपक शर्मा के अनुसार उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें जबरन मूत्र पिलाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अज्ञात इंजेक्शन लगाए गए। इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। दीपक शर्मा के मुताबिक वह किसी तरह अस्पताल से बाहर निकले और अपनी जान बचाने के लिए एक व्यक्ति के यहां शरण ली। लेकिन उनके आरोपों के मुताबिक उनका मोबाइल फोन भी उनसे छीन लिया गया था और कथित तौर पर उन्हें धमकी दी गई, तू कहे तो तुझे कप्तान के ऑफिस के आगे मारें। इतना ही नहीं, दीपक शर्मा का दावा है कि वीडियो कॉल के जरिए उन्हें नरदेव चौधरी को दिखाया गया। अब सवाल यहीं से और गंभीर हो जाते हैं। रात के 12 बजे धरना स्थल पर कौन आया? 20 से 25 लोग किसके कहने पर पहुंचे? सुरक्षा में तैनात लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? अगर दीपक शर्मा को सुरक्षा मिली थी तो कथित तौर पर उनके साथ मारपीट कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपक शर्मा को सिर्फ इसीलिए आधी रात को धरना स्थल से हटाया गया क्योंकि उन्होंने मिल की चाबी का सवाल उठा दिया था? या फिर इस पूरी घटना के पीछे कोई और कहानी है? इन सवालों का जवाब अभी साफ नहीं है। अगर दीपक शर्मा के आरोप गलत हैं तो पूरी सच्चाई सामने क्यों नहीं लाई जाती? और अगर आरोप सही हैं तो जिम्मेदार कौन है? क्या उस रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी? क्या धरना स्थल पर मौजूद सभी लोगों की पहचान होगी? क्या सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ होगी? क्या अस्पताल में भर्ती किए जाने का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच का हिस्सा बनेगा? और क्या दीपक शर्मा के लगाए आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? छाता शुगर मिल का ताला आज भी बंद है। किसान आज भी मिल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगार आज भी रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अब मिल के ताले के साथ एक और सवाल जुड़ गया है। उस रात धरना स्थल पर आखिर हुआ क्या था? कौन आए थे? किसके इशारे पर आए थे? दीपक शर्मा को अस्पताल क्यों ले जाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, चाबी किसके पास है? और उस रात की सच्चाई किसके पास है? इन सभी आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच ही पूरे मामले की असली तस्वीर सामने ला सकती है। छाता शुगर मिल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली सवाल अब शुरू हुए हैं। मेरा नाम दीपक शर्मा। क्या मामला? मैं शांतिपूर्ण अनशन से बैठा था। छाता शुगर मिल को चालू कराना चाहता, क्योंकि वहाँ से युवाओं को रोजगार मिलता, वहाँ से हमारा मथुरा जनपद समृद्ध बनता, खुशहाली आती। गन्ना बाहुल्य क्षेत्र था, गन्ना विहीन क्षेत्र हो गया है और उसके लिए शांतिपूर्ण अनशन कर रहा है। तृतीय दिवस को वहाँ तहसीलदार सचिन पवार दिया है।
और धमकी दे के गए सबके सामने, अभद्र व्यवहार करके गए, जिसकी शिकायत 112 पे दी और उसी रात्रि को मेरे साथ इन्होंने ये कर दिया। 20-25 गाड़ियों ने आकर के मुझसे हमला बोला। प्राइवेट गुंडों के साथ पूरा तहसील प्रशासन भी था, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार थे, कानूनगो, पटवारी, एसओ, इंस्पेक्टर, पुलिस, सबकी उपस्थिति में गुंडों ने मुझे मारा, पीटा, एम्बुलेंस में डाल के जबरदस्ती मेरी गर्दन पे लगातार आधा घंटे वार किया और मेरे फोन जबरदस्ती छीन लिए गए। फोन के पासवर्ड मुझसे जबरदस्ती ले लिए गए, मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली गई, मुझे जिला अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया। लेकिन रास्ते में जो हुआ एम्बुलेंस में, वो मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे ऊपर केरोसिन का तेल डाला, खुद नरदेव चौधरी ने वीडियो कॉल की गुंडों के माध्यम से, माचिस की तीली दिखाई और मुझे मूत्र पिलाया गया। और जिला अस्पताल में भी वहाँ इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने मेरा मेडिकल नहीं कराया, जबरदस्ती थाना वृंदावन की जगह थाना बरसाने में एंट्री की। मैं जैसे तैसे जान बचा के वहां से भागा। आपको वहाँ आने से पहले एक तो वीडियो जारी लाइव किया गया था फेसबुक। हाँ जिसमें आपने आशंका जताई थी कि मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है। क्या उसके बाद कोई सुरक्षा या कुछ मिला? नहीं, सुरक्षा जो थी थाना छाता से मिली हुई थी, 2 पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, वो बार बार उठा रहे थे, मथुरा की ओर इशारा कर रहे थे, तो मेरे को शक हुआ तो मैंने उधर देखा तो पता लगा लाइन से बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैं लाइव चालू कर दी। उसके बाद सब ने देखा, मुझे भागने नहीं दिया, मैंने डिवाइडर पार ही किया ताकि सब लोग झपट गए। लेकिन आपके लाइव में एक व्यक्ति दिख रहा है टी-शर्ट में। हाँ वो मेरा पन्नों सारे को कौन लोग उसको पहचान? हाँ, वो मेरे चेहरा बना हुआ है दिमाग में, सामने आएंगे तो पहचान लेंगे। जिला अस्पताल में जब एम्बुलेंस घुसी तो जो एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसमें जो होम गार्ड था, वो सब बताएंगे, वो थे तो प्रशासन के लोग ही। क्या वो लोग एम्बुलेंस में भी मौजूद थे? हाँ, एम्बुलेंस में ही मौजूद थे।